नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हमारा डे है थर्सडे और आज हमारा जो यूपी SSSC स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा टर्न है तो वह है सामान्य ज्ञान और इसमें हम लोग राज्य व्यवस्था डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 12 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो दोस्तों कितने, तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर बता दूं कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है तथा इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त करना, अथवा उन राज्यों में अलग अलग प्रत्येक 30 में या उसके अनुपात में लोकसभा सीटें प्रत्येक 30 में या उसके अनुपात में विधानसभा सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपके पास देखिए दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों के 1/6 मत से कम प्राप्त करता है तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो है यह कौन सा अधिकार है, आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आंसर जो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानूनी अधिकार है। संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, ठीक है, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा विधान सीमाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण विधिक या कानूनी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे विधिक अधिकार ही माना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा तो वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, जो इनमें से दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि जो लक्षद्वीप है इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे। मैं 4 ऑप्शन आपको बता दूं, आपने 2 ऑप्शन यहाँ पर देखे, ए और बी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायर, आचार्य विनोबा भावे। तीसरा आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है सी, राजगोपालाचारी, और चौथा है महात्मा गांधी। तो इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पर कौन थे। तो दोस्तों जो आंसर यहाँ पर सही आपका हो जाएगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायर। ठीक है दोस्तों, तो द्रविड़ कजगम की जो स्थापना है ये पेरियार ई रामास्वामी नायकर ने की थी। ठीक है, नायर नहीं, सॉरी, नायकर ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों जो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो वो थे सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। इनका जो कार्यकाल रहा ये 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक रहा। 1950 से लेकर कब तक रहा, 1958 तक। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कौन है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है वह है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। तो दोस्तों जो भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर पूछा गया है कौन थे, तो आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा केवी के सुंदरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ये जो है भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे केवी के सुंदरम, और इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा 1958 से लेकर 1967 तक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
तो आंसर दोस्तों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, यहाँ पर पूछा गया की जाती है। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर जो है वह है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों राज्यपाल को जो पद की शपथ है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 159 है, ठीक है, इसके अनुसार राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है तो वह है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताना है आपको, जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं और कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं इनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और उसे विवेकाधीन कृत्यों का छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वास्तव में उसके हाथों में ही होती हैं और वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा तो वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों की प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध तथा अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्यों के संचालन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको बताना है। आपके पास जो 4 ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन एवं जे ललिता, राजस्थान में 1 महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती बन चुकी हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है तो वो होता है महाधिवक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 165(3) में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है वह है राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है, कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा 33%। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है।
ठीक है, परंतु यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो दोस्तों जो प्रथम भाषाई राज्य है ये यहाँ पर पूछा गया है कि किसे बनाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है इसे प्रथम भाषाई राज्य, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भाषाई आधार पर बनाया गया राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा तो वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। तो दोस्तों वह जो पहला राज्य आपको बताना है कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। तो आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया, यानी कि यहाँ पर कब कराया था 2008 में मतदान कराया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यों को भाषाई आधार पर जो पुनर्गठित किया गया था तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांगों के जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 370, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर वह है, और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस जीएस सेशन का, तो वह है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो दोस्तों राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो प्रयोग करती है तो आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह स्थानीय सरकार पंचायतों को ऐसी शक्तियों और प्राधिकरण दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीएस पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।